नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे हैं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है और मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, बीए ऑनर्स ग्रेजुएशन में किया है, एमए ज्योग्राफी मास्टर्स में किया है, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केवी कुमार भरत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑलराइट, तो हाउ टू फाइंड माई वीडियोज़। इस चैनल पर हर रोज़ मेरे वीडियोज़ जो हैं वो आपको 8 बजे मिल जाएंगे। इस चैनल पे सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते हैं आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो 8 बजे ज्योग्राफी का लेक्चर आता है, तो आप लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सारे फ्री वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। इसके बावजूद अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया आपको करना क्या है। सोल्यूशन इसका ये है कि चैनल नेम पे टाइप करेंगे आप। चैनल नेम पे जाने के बाद आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मेरा भी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी एंटी यूजीसी नेट पेपर 2 यहाँ पे दिख जाएगा। बहुत इजी है। तो जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आज भी, उन लोगों के लिए ये एक फीचर है कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस। और जो पुराने व्यूअर्स भी हैं, पुराने लर्नर्स भी हैं, वो भी जाके किसी भी अगर टॉपिक पे अटक रहे हैं या कन्फ्यूजन है, तो सारे वीडियोस वो वापस से देख सकते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो क्या फायदे मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्टिंग क्विज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ये सारे नाम आप देख रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। ऑलराइट, जितने भी हमारा जो वीडियो है उसको मैंने और अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड किए हैं ताकि वीडियो जो है आपका रिच लगे और इंटरेस्टिंग लगे। आप एंड तक वीडियो को देखें, बोरियत ना लगे। ठीक है, ऑल तो वैसे भी ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसके बावजूद भी मैंने ऑनलाइन लर्निंग को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड की है। जैसे जो भी रिडल्स मैं आपको दिया करता था चैनल पर, ग्रुप पे, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और जो लोग सही आंसर देंगे उनका मैं अनाउंसमेंट करूंगा नेम। और इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे और इसी वजह से आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद एक रिवॉर्ड मिलता है एज अ क्वेश्चन ऑफ द डे और उसको सबको आंसर करना होता है। कमेंट बॉक्स पे सब आंसर करते हैं, लाइव चैट पे कोई आंसर नहीं करता है। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, आज सुबह हमने ये रिडल दिया था आपको, मैंने ग्रुप के अंदर डाला था और बेसिकली ये एक मैप है और आपको बताना था कि ये किस ज्योग्राफर का मैप है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आपको इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल से एक आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई किस ज्योग्राफर ने ये मैप दिया है या कौन सी थ्योरी से आया है। कई बार थ्योरी से भी आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है बी, मैकेंडर। मैकेंडर की थ्योरी है, जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी है और उस थ्योरी का नाम मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 तरह की थ्योरी है, तो रिमलैंड थ्योरी भी है एक स्पाइकमैन की, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी में बेसिकली बताया गया है कि अगर आप इस पाइवेट एरिया पे कैप्चर कर लेते हैं तो आप इस पूरे वर्ल्ड आइलैंड पे राज कर सकते हैं। बेसिकली ये थ्योरी बनी थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब पावर का वो चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी कि भाई किस पे डोमिनेंस है, कौन ज़्यादा है। तो मैकेंडर बताते हैं कि भाई इस मैप के आधार पर जो लैंड बेस्ड पावर है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है और यहाँ पर कोई एकदम से उन पर हमला नहीं हो सकता। जबकि जितने भी ये वाटर बेस्ड जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है सी इन्वेजन का। तो ये जितने भी प्राइवेट एरिया में जो भी रह रहा है वो सबसे पावरफुल है और जब वो इस पे कब्जा कर लेता है तो फिर वो पूरे एरिया में कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो ये एक थ्योरी थी और ज्योग्राफिकल प्राइवेट थ्योरी भी इसे कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। काफ़ी लोगों ने इसके सही आंसर दिए हैं, देखते हैं किन लोगों ने सही आंसर दिए हैं। सबने ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिए हैं। शुभजीत ने सही दिया है, चंद्रा ने सही दिया है, दिलजीत ने सही दिया है, महाश्वेता ने सही दिया है, तन्मय ने सही दिया है, आलिया ने सही दिया है, चुमकी जी ने सही नहीं दिया है, आई थिंक सी इन्होंने दिया है, रेडजल इज नॉट द राइट आंसर। उसके बाद मोहम्मद हुसैन ने सही दिया है, श्रुति ने सही दिया है, प्रिया ने, मेघा ने, मोहम्मद फैजल ने, मोइन खान ने, याशिका ने, ज्योति ने, जया ने, शबनम ने, मनीषा ने, और सुष्मिता ने, रुस्तम ने, रोजी ने, रानी जी ने और श्रेया ने। ठीक है, इन सब लोगों ने सही आंसर दिए, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और चुमकी जी आपको ध्यान रखना है, देखिए सी इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। रेडजल की थ्योरी नहीं है, रेडजल की अलग थ्योरी थी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड थी, वो लेवन सेरम जिसका नाम है, उसको कभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो इसका सही आंसर है बी, मैकेंडर। इसकी ही एक और एक थ्योरी है स्पाइकमैन, जिसको उसने रिवाइव किया है, उसको भी हम देखेंगे जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे, तो मैं सब आपको कवर करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये सारे नाम हैं जिन लोगों ने आज सही आंसर दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, इसके अलावा ये बहुत रिक्वेस्टेड रिडल रही है जिसको काफ़ी लोग सॉल्व नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। ठीक है, इस पिक्चर को देख के आपको बताना था कि ये कौन सा ज्योग्राफिकल इवेंट है और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिए थे मैंने। ऑल्दो ये ऑप्शन तो इसमें बैठेगा ही नहीं, तो तीनों में से भी आप लोग कंफ्यूज हुए और नहीं बता पाए। देखो, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जब मैंने सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स पता मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है। ठीक है, और 2 तरह के एंगल बनते हैं, 23.5 बनता है वर्टिकल से और 66.5 डिग्री बनता है हमारे हॉरिजॉन्टल ऑर्बिटल प्लेन से। ठीक है, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी। पोल क्या, मतलब पोल कहाँ हैं अर्थ के,
ठीक है। मैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन मैंने आपको बताया था, रोटेशन बताया था, रेवोल्यूशन बताया था, और इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट मैंने बताया था। तो यहाँ पर वो कुछ भी चीज़ें हमें नहीं दिखती है, लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर दिखती है, जिससे हम बहुत ईजिली इस रिडल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस पोजिशन में आप मुझे बताओ, अगर मान लो अर्थ की एक्सिस तो टिल्टेड ही है। पहली बात तो अर्थ की एक्सिस जो लोग यूँ बनाते हैं ये गलत है, ठीक है। जहाँ भी आपको दिख रहा है, ये इंटरनेट पे भी दिख रहा है, तो ये गलत है। ऐसी नहीं अर्थ की एक्सिस है। अर्थ की एक्सिस जो है वो नॉर्मली हम इस तरफ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये अर्थ की एक्सिस है। इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट बना देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगे। इस बार बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। अब आपको उससे पता लग जाएगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है। अगर मैं एक्सिस मिटा भी देता हूँ तब भी आप इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो जानते ही हैं, ठीक है। इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। मान लीजिए चलो मैंने इसको मिटा भी दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको मिटा देता हूँ। आप लोग पिक्चर में नहीं बना सकते, एक्सिस अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका दिख रहा है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये अगर आपको दिख गया तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो आप इसमें से देख के बता सकते हैं कौन सा पोल सन की तरफ पास है और कौन सा सन से अवे है, ठीक है। तो ये साउथ पोल आपको दिख रहा है सन के करीब, और इस नॉर्थ पोल जो है वो सन से अवे है। अब मैं अगर इसमें सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बना दूं, मान लो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इस तरह से यहाँ से पास होती है, ठीक है। और ये वाला जो अर्थ का हिस्सा है ये लिट होता है क्योंकि ये सन के पास है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आप इजीली देख सकते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन में कौन सा आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से क्या बाहर है, नॉर्थ पोल बाहर, यानी कि साउथ पोल सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर है, ठीक है। और साउथ पोल सन से करीब है, कुछ इस तरह से टिल्टेड है, नॉर्थ पोल अवे है, यानी कि सनरेज कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। जब साउथ पोल सन के करीब होता है तो सनरेज कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही है तो अब आप ऑप्शन देखिए। अब देखो वर्नल इक्विनॉक्स तो हो ही नहीं सकता। समर सॉल्स्टिस नॉर्थ, क्या ये सही है? समर सॉल्स्टिस मतलब नॉर्थ, समर सॉल्स्टिस नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का महीना आ गया है और वहां पर कोई एक लंबा दिन होने वाला है, लेकिन सनरेज तो वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही है, तो मतलब ये गलत है। समर सॉल्स्टिस नॉर्थ कब होगा, जब सनरेज वर्टिकल यहां पड़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये तो गलत हो गया। समर सॉल्स्टिस नॉर्थ तो होगा नहीं। विंटर सॉल्स्टिस साउथ, ये बोल रहा है विंटर सॉल्स्टिस साउथ, तो क्या यहां पर विंटर का मौसम है? अगर जब यहां पर सनरेज वर्टिकल पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो क्या सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर तो गर्मी आएगी, क्योंकि यहां पर सनरेज जो है वो वर्टिकल पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बचा है हमारा ये समर सॉल्स्टिस साउथ, तो ये बिल्कुल सही है। समर सॉल्स्टिस साउथ, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, ठीक है, साउथ पोल सन के करीब भी है, ठीक है, इंसोलेशन यहाँ पे ज्यादा है, मतलब यहाँ पर समर सॉल्स्टिस साउथ है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ मैं यहाँ पे ये लिखता कि विंटर सॉल्स्टिस में यहाँ पे नॉर्थ लिखता, तब भी ये सही होता। क्यों होता? क्योंकि अगर साउथ पोल पे सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सॉल्स्टिस हो रखा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ पोल पे विंटर आएगी, यानी कि समर सॉल्स्टिस साउथ है तो उसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ पोल पे विंटर सॉल्स्टिस नॉर्थ। लेकिन यहाँ पे मैंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम हो जाते हैं। इसी वजह से इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी है। बी इज द राइट आंसर, जो काफी लोग उसको नहीं कर पाए। इसलिए मैंने आपको जो डायग्राम्स में लगाता हूँ, डायग्राम्स आप अच्छे से देखिए बिल्कुल, तब आपको उसको समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही है तो आप ये तो जानते हैं, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, साउथ पोल करीब है, नॉर्थ पोल अवे है। अगर मैं एक्सेस बना देता हूँ, ये देखो, अब देखो साउथ पोल करीब है, नॉर्थ पोल बिल्कुल अवे है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन अगर मैं बना दूं तो ये साउथ पोल बिल्कुल करीब है सन के, मतलब अगर जो पोल सन के करीब है मतलब वहां पे सनरेज जा रही है वर्टिकल। अगर वर्टिकल जा रही है तो मतलब इस पूरे हेमिस्फीयर पे गर्मी का मौसम है, तो राइट आंसर होगा समर सॉल्स्टिस साउथ। इसका एक और एक आंसर हो सकता है विंटर सॉल्स्टिस नॉर्थ, क्योंकि यहां पर अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में यहाँ पे विंटर का सीजन आ चुका है और यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सॉल्स्टिस है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमारा विंटर सॉल्स्टिस होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर समर सॉल्स्टिस है तो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सॉल्स्टिस होगा। ये मैंने आपको बताया था, तो ये डायग्राम कंफ्यूज नहीं करता है। अब आप यहाँ पे देखियो, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम देखो, आप दोनों आप देख सकते हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, एक्सेस जो है हमेशा सेम रहती है अर्थ की, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, पोजीशन भी वही है। लेकिन अब सन के हिसाब से हम चलेंगे तो ये जो पोजीशन है वो ये रही दोस्तों, सन ये रहा, सन यहाँ पर है, अर्थ हमारे यहाँ पर है। सन यहाँ पे होने की वजह से वर्टिकल सनरेज पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है दिसंबर सॉल्स्टिस, ठीक है। अगर मैं इसको विंटर बोल रहा हूँ तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर पे आ रहा है समर सॉल्स्टिस साउथ। ये बात को ध्यान रखते, तो ये वो पोजीशन है, ठीक है। अब जब इसका रिवर्स कर देंगे, अगर मान लो ये सन यहाँ होता, ये सन अगर यहाँ होता ना, मान लो अगर ये मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, ये पूरा सन अगर इस जगह होता, ये हमारा सन होता, तो फिर ये जस्ट अपोजिट हो जाता। फिर क्या होता, सनरेज पड़ती यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि क्या होता,
हमारा नॉर्थ पोल जो है वो झुका हुआ होता सन की तरफ, और साउथ पोल अवे होता। नॉर्थ पोल जो होता वो सर्किल ऑफ एलिमिनेशन के अंदर होता, साउथ पोल दूर होता। अब यहाँ देख सकते हो नॉर्थ पोल सर्किल ऑफ एलिमिनेशन के अंदर होता, साउथ पोल बाहर होता। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ पोल सर्किल ऑफ एलिमिनेशन के अंदर है, नॉर्थ पोल बाहर है। जब साउथ पोल सर्किल ऑफ एलिमिनेशन के अंदर आएगा तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, ठीक है। और एक ऐसा दिन आएगा जब सबसे बड़ा दिन होगा, उसको हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस साउथ, ठीक है। और एक ऐसा दिन आएगा उसी दिन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि यहाँ पर सनरे जो है वो बहुत कम पड़ेगी, इसलिए इसको कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। तो एक ही बात है, चाहे विंटर सॉल्स्टिस नॉर्थ बोलो चाहे समर सॉल्स्टिस साउथ बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको दिया था, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि अच्छी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हमारी हुई है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के अंदर वो फॉर्मेट वही रहेगा, प्रैक्टिस सेट है ये बेसिकली, या मॉक टेस्ट बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन आएगा, टाइमर चलेगा 20 सेकंड का, टाइमर के अंदर ही आपको जवाब देना है, और मैं फिर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स जो है, जो मैंने आपको बताया था, उसमें से ये जितने भी स्टेटमेंट है इनमें से क्या गलत है डोल्ड्रम्स के लिए आपको बताना है, और टाइमर स्टार्ट होता है। बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डोल्ड्रम्स। ABCD क्या होगा बताओ, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डोल्ड्रम्स। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और सही आंसर है इसका D, इट इज अ हाई प्रेशर बेल्ट। डोल्ड्रम कभी भी हाई प्रेशर बेल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर विंड की वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है। और ये नॉर्मली हमें 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पर है। इक्वेटोरियल रीजन पे हमारा लो प्रेशर नहीं है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है यहाँ पर, क्योंकि ये एक ITCZ का इलाका है और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के अंदर आता है। तो ये इसका गलत आंसर है, ये सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एस्ट्राइड ऑफ इक्वेटर, ऑल लॉन्गिट्यूड्स पे आता है, सही है, लेकिन इट इज अ हाई प्रेशर बेल्ट, ये गलत है। D इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं। ये डोल्ड्रम्स मैंने आपको बताया था, ये नो विंड का इलाका है, और ये कहाँ आ रहा है? ITCZ पे आ रहा है, और ITCZ बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर एरिया जो है वो डोल्ड्रम्स नहीं है। बाकी फिर हॉर्स लैटिट्यूड है, फिर वेस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग चाहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स हम अच्छे से पढ़ लें, तो हमने एक वीडियो बना रखा है। लास्ट वीडियो हमारा उसी पे बना था, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, बेल्ट्स के बारे में। तो वो लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को, ये टेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। डोल्ड्रम्स क्या होते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, क्यों उनका नाम पड़ा है, और विंड का मोशन क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, देन द वेदर एसोसिएटेड विद दैट प्लेस इज। बताइए क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हाई है तो वहां पर किस तरह की वेदर कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। ABCD में से क्या आंसर होगा, बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर होगा दोस्तों D होगा। ये E नहीं है, ये C है, बेसिकली ये टाइपिंग एरर है, तो A and C होगा इसका आंसर, क्योंकि स्टेबल वेदर एंड क्लियर स्काई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जहां भी एयर डिसेंड करती है, ठीक है, जहां भी एयर डिसेंड करती है वहां पे हमेशा एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है, और जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है दोस्तों, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। यही कारण है, आप देखेंगे सर्दियों के टाइम पर नॉर्मली विंड्स नहीं चलती हैं, आपने देखा होगा विंड बहुत कम चलती है, वो कोल्ड वेव चलती है जो पूरे दिन नहीं चलती, ठीक है। लेकिन गर्मियों के टाइम पे आप देखेंगे पूरे दिन जो है हवाएं चलती है, थंडरस्टॉर्म्स आते रहते हैं, दिन के 4-5 बजे आप देखेंगे एकदम से बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, ठीक है, हवाएं चलेंगी। नॉर्मली एक इसका एग्जांपल तो गर्मियों में आप कभी भी बाहर बैडमिंटन नहीं खेल सकते, लेकिन सर्दियों में आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। नॉर्मली टेम्परेचर कंडीशंस काफ़ी लो है, टेम्परेचर काफ़ी लो है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पर स्टेबल वेदर और क्लियर स्काइज होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा सर्दियों में कभी भी बादल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, खासकर नॉर्दर्न इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर इसका D है, A and C इज द राइट आंसर। तो E नहीं है, ये C है, दोनों ही इसके सही आंसर होंगे, स्टेबल वेदर एंड क्लियर स्काइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जहां पर एयर राइज कर रही है वहां पर लो प्रेशर बनता है, और ये जब एयर राइज करके एक्सपैंड होके कहीं जाके सिंक करती है, यानी कि जहां डिसेंड करती है वहां पर नीचे हाई प्रेशर बनता है, और ये हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस को जन्म देता है, और जहां पर भी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है, क्लियर स्काइज वहां पे देखने को मिलते हैं। नॉर्मली क्लाउड्स नहीं मिलते, यहाँ पर आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, देखो यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं है। लो प्रेशर जहां भी होगा उसके ऊपर क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, और जहां पर हाई होगा उसके पीछे क्लाउड्स नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वाई आर समर मानसून्स विंड्स ब्लो फ्रॉम द डायरेक्शन साउथ वेस्टर्न इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि बता रहा है कि जब समर मानसून आता है तो विंड्स जो है वो साउथ वेस्टर्न एरिया से क्यों आती हैं इंडियन लैंड मास पे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। साउथ वेस्टर्न मानसून में विंड जो होता है उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्टर्ली क्यों हो जाती है, बताइए। ABCD क्या आंसर है इसका? व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका आंसर है दोस्तों ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली वो फोर्स है, तो जब अर्थ रोटेट करती है, तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। पहले इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है। पार्क में नॉर्मली आपने एक झूला देखा होगा, एक गोल चक्कर सा होता है जिसके अंदर आप बैठ के गोल गोल झूला झूलते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, उसमें बेंच लगी हुई होती है, आमने सामने अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके दोस्त के हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और जब किसी दोस्त ने आपका वो चक्री घुमा दिया तो आप घूम रहे हैं, ठीक है। अब उस सिचुएशन में जब आपका कोई दोस्त बॉल आपकी तरफ फेंकेगा ना, तो वो बॉल आपकी तरफ नहीं आएगी बल्कि वो डिफ्लेक्ट होकर उस तरफ चली जाएगी। कारण इसका ये है कि आप पे लग रहा है कोरियोलिस फोर्स। आप जब रोटेट करते हैं तो जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। और कोरियोलिस फोर्स बेसिकली क्या कर रही है, जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ हमेशा रोटेट करती है, तो जो भी विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं वो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली क्या है, वो फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन से जनरेट होता है। नॉर्मली इक्वेटर पे ये नहीं होता है, मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से साइक्लोन्स भी हमें इक्वेटर पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन से जनरेट हो रहा है, और इसकी वजह से विंड्स जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती है तो वो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जब वो आती है तो लेफ्ट में हो जाती है। ये डायग्राम आप देखेंगे, ये कोरियोलिस फोर्स का डायग्राम है। जैसे ही विंड यहाँ पे एंटर कर रही है तो देखो इसका एक्सपेक्टेड पाथ ये था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो विंड है वो यहाँ डिफ्लेक्ट हो गई है, और जो विंड सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपेक्ट जा रही थी, एंटर करती है, तो उसका एक्सपेक्टेड पार्ट सीधा था, लेकिन विंड के रोटेशन अर्थ के रोटेशन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई है लेफ्ट हैंड साइड में। आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं तो ये इसका लेफ्ट है, अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं तो ये इसका राइट है। इसी को ही हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इंडियन लैंडमास में जब मानसून आता है तो ये विंड्स जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है, तो इसी वजह से करती है दोस्तों। देखो यही वो विंड है जो इक्वेटर को क्रॉस करके, ये हमारा इंडियन लैंडमास आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्मली ये वो विंड है, ट्रेड विंड्स है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। इसको इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। जब मानसून का टाइम आता है तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। मानसून के पीरियड में क्या हो रहा है, इस पूरे एरिया के अंदर हमारे यहाँ पर नॉर्मली क्या है, ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स है, ठीक है। ITCZ है। ITCZ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ से विंड्स आती है, यहाँ से विंड्स आती है ट्रेड विंड्स, और यहाँ से आती है। इसी तरह से नीचे वाला जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से विंड्स आती है हाई टू लो, और यहाँ पर आके ये कन्वर्ज करती है। इस इलाके को हम कहते हैं ITCZ। ये है नॉर्मल कंडीशन। अब जब क्या होता है, समर सीजन आया, यानी कि सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर चला गया, समर सॉल्स्टिस आने वाला है, तो जो हमारा ITCZ होता है, चल जा भाई, ओके, ऑल राइट। तो जो हमारा ITCZ होता है वो जो यहाँ पर मौजूद था वो बेसिकली यहाँ आ जाता है, ठीक है, इंडियन लैंडमास पे आ जाता है, क्योंकि वो सन की पोजीशन शिफ्ट हुई है तो प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थवर्ड चली जाती है। अब क्या हो रहा है, इस पूरे इंडियन लैंडमास में एक इंटेंस लो प्रेशर बनता है, तो ये जो विंड्स दोस्तों यहाँ से आती हैं, ट्रेड विंड्स जो आती हैं ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, जब जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन पे कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से दोस्तों ये जो इसका नॉर्मल पाथ था, ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ था, लेकिन ये विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट होकर वो इंडियन लैंडमास की तरफ इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम मौजूद हो जाता है। लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ये सारे विंड्स जो है वो इंडियन लैंडमास की तरफ खिंची चली आती है, और जब वो आती है तो इस पूरे एरिया से, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर उठाती है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया के अंदर मानसून होता है। और यहाँ पर है हमारे हिमालयास, जिसकी वजह से ये जो विंड्स हैं वो क्रॉस होके सेंट्रल एशिया में नहीं जाती है, और पूरी जो मॉइस्चर है वो इंडियन लैंडमास में वो छोड़ देती है। ये कारण है दोस्तों। ये आपको मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत ईजी वे के अंदर मैंने आपको नॉर्मल मैकेनिज्म आपको बता दिया है मानसून का, ठीक है। तो ये जो विंड है इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि अब ये वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है, ये साउथ वेस्ट से अब नॉर्थ वेस्ट हो गई है। नॉर्मली ये ट्रेड विंड्स थी, जैसे ही इसने इक्वेटर क्रॉस किया, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, इस पर कोरियोलिस इफेक्ट लगा, लेकिन ये इंडियन लैंडमास की तरफ क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर था और ये पूरी विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसने अपना रिवर्स कर लिया पूरा डायरेक्शन ही, इसको जाना था यहाँ पर, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होकर यहाँ चले गई। इसी वजह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमें नॉर्मली ये देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन था
कि भाई साउथ वेस्टर्न मानसून में क्यों होता है, इसी वजह से होता है, कोरालिस फोर्स की वजह से, और इसी को हम इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोलड्रम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, आपको बताना है इनमें से क्या है। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। डोलड्रम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लो प्रेशर, यूनिफॉर्म हाई प्रेशर, हाई विंड वेलोसिटी, लो ह्यूमिडिटी। बताना है कि आपको क्या आंसर होगा इसका, बताइए क्या होगा। डोलड्रम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर है दोस्तों ए इज द राइट आंसर, यूनिफॉर्म लो प्रेशर। मैंने आपको अभी बताया डोलड्रम्स जो है वो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली ये लो प्रेशर इलाके हैं क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन बहुत ज्यादा है। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मली डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट, इनमें से आपको बताना है इनमें से क्या थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स है। और टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है कौन कौन सी थर्मली इंड्यूस्ड होती है और कौन कौन सी डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे टॉपिक के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर और प्रेशर बेल्ट्स के अंदर, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियोस। ठीक है, बताइए क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मली डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट, ABCD क्या होगा। ऑलराइट, एंड द राइट आंसर इज सी, पोलर हाई इज द राइट आंसर, क्योंकि पोलर हाई जो हमारी प्रेशर बेल्ट है वो एक थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि उन इलाकों में पोलर एरियाज के अंदर नॉर्मली इंसुलेशन नहीं होता, वहाँ पर कन्वेक्टिव करंट नहीं चलती है, इंसुलेशन बहुत कम है और एल्बिडो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो स्नोई एरियाज हैं। क्योंकि हम जानते हैं एल्बिडो जो है वो नॉर्मली 80 से 90% हमारे स्नोई एरिया से होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है। टेम्परेचर जब कम होगा तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने देखा था इन्वर्स रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो इसी वजह से पोलर एरियाज पे हमें हाई प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, कोरालिस फोर्स इज कॉस्ड ड्यू टू, इजी क्वेश्चन है, बताना है कोरालिस फोर्स किससे जनरेट होता है। अभी मैंने आपको बताया है, बताइए क्या होगा। कोरालिस फोर्स किससे जनरेट होता है, ABCD, वेरी इजी। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलेंगे क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका होता हूं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, एंड द राइट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। मैंने आपको अभी बताया अर्थ की रोटेशन से कोरालिस फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से विंड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर पे ये लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लैनेटरी विंड बेल्ट्स, आपको बताना है इनमें से क्या प्लैनेटरी विंड बेल्ट से जनरेट होता है। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लैनेटरी विंड बेल्ट्स, विंड बेल्ट्स जो है वो इनमें से किस वजह से बनती हैं, ABCD बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, एंड द राइट आंसर इज सी, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स। मैंने आपको बताया था इंसुलेशन की वजह से, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से हमारे पूरे अर्थ में कुछ प्रेशर बेल्ट्स बने हुए हैं, और जब वो प्रेशर बेल्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वहीं से जो है हमारी एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। इसी वजह से हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट जो है हमारे प्लैनेटरी विंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो पे जो विंड्स आ रही हैं वो हमारी ट्रेड विंड्स हैं। सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ जो जा रही है वो हमारी वेस्टर्लीज है, और पोलर हाई से जो हमारी सब पोलर लो की तरफ आ रही है वो हमारी पोलर ईस्टर्लीज है। तो ये हमारी विंड्स है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे कभी जितने भी हमारी विंड्स है। तो आंसर इसका होगा सी, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, ड्यूरिंग द समर सॉल्स्टिस ऑल द प्रेशर बेल्ट्स मूव, आपको बताना है समर सॉल्स्टिस पे क्या होता है, प्रेशर बेल्ट्स कहाँ जाती हैं, नॉर्थ साउथ किस तरफ जाती हैं, आपको बताना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, इजी क्वेश्चन है ये भी। समर सॉल्स्टिस पे क्या होता है, सारी प्रेशर बेल्ट्स कहाँ मूव करती हैं, और बेसिकली समर सॉल्स्टिस पे सन की पोजीशन कहाँ शिफ्ट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको दे पाएंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, एंड द राइट आंसर इज ए, नॉर्थवर्ड्स। समर सॉल्स्टिस में क्या हो रहा है, सन की अपैरेंट पोजीशन जो है वो नॉर्थवर्ड हो रही है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हो रही है। इसी वजह से वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वर्टिकल सनरेज मिलती है। जब वर्टिकल सनरेज मिलती है तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आती है गर्मी का मौसम, और एक दिन ऐसा आता है जब सबसे बड़ा दिन होगा जो होता है 21 या 22 जून, जिसको हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन उसका जस्ट विपरीत होता है सदर्न हेमिस्फीयर पे, इसको हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो आंसर इसका होगा नॉर्थवर्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज ब्लोज फ्रॉम, ये आपको बताना है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो है वो किस डायरेक्शन में करती है। अभी मैंने आपको बताया इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज क्या है, मैंने आपको अभी बताया है। दो तरह की वेस्टर्लीज होती है, एक सब ट्रॉपिकल हाई से जा रही है उस तरफ, सब पोलर लो की तरफ। ठीक है, एक जा रही है हमारे सब इक्वेटोरियल लो से हमारे सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ। तो दो अलग अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताना है आपको इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कौन सी है, बताइए
ऑलराइट, समय होता है समाप्त एंड द राइट आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट। ये मैंने आपको बताया था। देखो ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज है। नॉर्मली क्या होता है समर सीजन में क्या हो रहा है, जहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, तो जैसे ही ये ट्रेड विंड्स यहाँ इक्वेटर क्रॉस करती है अराउंड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये क्रॉस करती हैं, जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस करती हैं तो क्या होता है, जैसे ही इसने क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद इस पर कोरालिस फोर्स तो लगा, लेकिन यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर एक लो प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे विंड जो हैं वो खिंची चली आती हैं इंडियन लैंडमास की तरफ। और जब वो अपनी जर्नी करती है इंडियन लैंडमास की तरफ तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से वो मॉइस्चर ले लेती है, जिसको मानसून विंड्स कहते हैं। तो बेसिकली इसी को ही इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेशर बेल्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर नॉट स्टेशनरी बट दे शिफ्ट देयर पोजीशन। दिस फिनोमेना इज कॉज्ड ड्यू टू, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग के पीछे क्या फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है। एबीसीडी में से क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया है, जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया है। बताना है क्या होगा। प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग से क्या होता है। ऑलराइट, समय समाप्त होने वाला है दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। और समय समाप्त हो चुका है। ऑलराइट, तो राइट आंसर होगा इसका डी इज द राइट आंसर। चेंज इन द इंसोलेशन ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन। जैसे ही सन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जाता है तो इंसोलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जो इलाके हैं उनको ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है, जिसकी वजह से हमारे प्रेशर बेल्ट जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोल्ड्रम इज, वापस से डोल्ड्रम पे क्वेश्चन आया है, आपको बताना है डोल्ड्रम क्या है। और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। यस, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फ्रीज हो गया है यहाँ पर। आई थिंक स्टार्ट हो गया, ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बताना है दोस्तों आपको क्या होगा इसका आंसर। डोल्ड्रम क्या है, ABCD बताइए। डोल्ड्रम मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, जिनको नहीं पता वो वीडियो देखेंगे। ये MCQ खत्म होने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो सही आंसर इसका दोस्तों डी इज द राइट आंसर। इक्वेटोरियल नो विंड बेल्ट है ये वो बेल्ट है जहां पर ITCZ है और यहां पर नॉर्मली विंड की वेलोसिटी बहुत कम होती है। इसी की तरह एक और एक बेल्ट है जिसको हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। और इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों ही लो विंड बेल्ट है, लेकिन डोल्ड्रम जो है वहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन देखने को मिलती है और हॉर्स लैटिट्यूड पर हमें ड्राई कंडीशन देखने को मिलती है। इसी वजह से वहाँ पर हम देखेंगे 30 डिग्रीज पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हमें डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज मोर रेगुलर इन द सदर्न हेमिस्फीयर देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज, आपको बताना है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो क्यों रेगुलर है सदर्न हेमिस्फीयर पे और वो क्यों रेगुलर है थोड़ी सी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। आपको बताना है इनमें से क्या होगा, बताइए। ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त एंड द राइट आंसर इज ए इसका राइट आंसर है। एक्सटेंसिव ओशनिक सर्विस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अनोमली हमें देखने को मिलती है। और हमने इसका बिहेवियर देखा था आइसोथर्म्स के अंदर भी। ठीक है, आइसोथर्म जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पर क्लोजली स्पेस्ड है और कई जगह पे वाइडली स्पेस्ड है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर पे हमने देखा कि आइसोथर्म जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, काफ़ी यूनिफॉर्म है। कारण इसका ये है कि सदर्न हेमिस्फीयर पे लैंडमास ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर ओशनिक सर्विस बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है सदर्न हेमिस्फीयर पे। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पे एक्सटेंसिव ओशनिक सर्विस हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टाइम इज द टेम्परेचर इज मैक्सिमम एट द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन पे टेम्परेचर मैक्सिमम किस टाइम के बीच में होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखें, यानी कि नॉर्मली दिन का कौन सा समय है जब इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है, आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। AM PM देख के चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, समय समाप्त होने वाला है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर होगा B 2 PM to 4 PM। दोस्तों ये बेसिकली वो इलाका होता है जब इलाका तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बेसिकली वो टाइम है जहाँ पर इंसोलेशन मैक्सिमम होता है। और 4 बजे के बाद आप देखेंगे इंसोलेशन जो है वो डल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सनरेज जो है फिर वो लाइटन अप होने लग जाती है। तो 2 से 4 बीच का जो टाइम है, इस वक्त इंसोलेशन ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। ठीक है, 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली ये, 12 बजे के बाद इंसोलेशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है 12 बजे के बाद। ठीक है, 2 बजे तक टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम पहुंच जाता है और 2 से 4 के बीच में इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके बाद इंसोलेशन कम हो जाता है। बाकी सारा जो भी आप देख रहे हैं वो गलत दे रखा है। 6 से 8 के बीच में तो बेसिकली सन ही डूब जाता है और सुबह सुबह बेसिकली सन होता नहीं है, तो ये बेसिकली इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई इज देयर हाई प्रेशर यूजुअली एट द पोल्स, यानी कि पोल्स पे हाई प्रेशर क्यों रहता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बताना है इनमें से क्या ऑप्शन होगा अप्रोप्रिएट। टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपका, बताइए क्या होगा। एक्सक्यूज मी। वाई देयर इज
हाई प्रेशर यूजुअली एट पोल्स। ABCD क्या होगा इसका आंसर बताइए। ऑलराइट, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, लो प्रेशर एंड डिसेंट ऑफ विंड। केवल लो प्रेशर नहीं है, ऑल दो पोलर जो एरियाज हैं वो थर्मली इंड्यूस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे डी दिखता है। लो प्रेशर तो है ही, लेकिन यहाँ पर डिसेंट ऑफ विंड भी हो रहा है। आपने देखा था सब पोलर लो पे बेसिकली क्या हो रहा है, पोलर ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज आके कन्वर्ज करती हैं, और इसी वजह से सब पोलर एरिया जो है नॉर्मली वहाँ पर ठंडक कम है, टेम्परेचर कम है, लेकिन वहाँ पर एक लो प्रेशर बनता है क्योंकि वहाँ पर ये दोनों विंड्स पोलर ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज जो है वो कन्वर्ज करती है, जिसकी वजह से एयर राइज करती है, और ये एयर राइज करके एक्सपैंड करती है, और ये एयर एक्सपैंड होती है और फिर जाके सिंक होती है पोलर एरियाज में। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर डिसेंट भी हो रही है और यहाँ पर लो टेम्परेचर भी है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट नहीं करता है? आपको बताना है किसका क्या आंसर होगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइए क्या होगा। इनमें से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता है, बताना है आपको। ABCD क्या होगा बताइए। वेरी इजी। ऑलराइट, समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है, क्या नहीं बताना था आपको, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा है वो प्राइमरीली दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक तो है डायनामिक फैक्टर्स, ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ विंड्स, और दूसरा हमारा है इंसुलेशन। ठीक है, तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ में नॉर्मली इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इसका सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर मूवमेंट इन द ट्रोपोस्फियर इज कॉज्ड बाय। ठीक है, आपको बताना है एयर मूवमेंट जो होता है ट्रोपोस्फियर पे वो किस वजह से होता है। इनमें से क्या होगा आपको बताना है, बताइए क्या होगा। एयर मूवमेंट इन द ट्रोपोस्फियर इज कॉज्ड बाय, ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है, यानी कि कुछ वर्टिकल चीज पूछी जा रही है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी, क्या होगा इसका सही आंसर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और राइट आंसर इसका होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, कन्वेक्टिव करंट। कन्वेक्टिव करंट बेसिकली क्या होता है, वो करंट्स जो लो प्रेशर होने के बाद जो विंड्स लाइट हो जाती है, जिनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर की तरफ राइज करने शुरू करती है, और वो कहलाती है हमारी कन्वेक्टिव करंट। तो बेसिकली ट्रोपोस्फियर पे ही कन्वेक्टिव करंट मौजूद है, और इस कन्वेक्टिव करंट की वजह से ट्रोपोस्फियर की हाइट भी वेरी करती है। ठीक है, नॉर्मली ये पोल्स पे 8 किलोमीटर है, लेकिन ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन पे 18 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे इंसोलेशन ज़्यादा है और कन्वेक्टिव करंट्स ज़्यादा हाइट तक जाती हैं। इसकी वजह से जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो इक्वेटर पे ज़्यादा है। ठीक है, कन्वेक्टिव करंट इसका राइट आंसर है। ठीक है, when there is a high convection and air descends and air ascends then the pressure is, sorry descend नहीं है, pressure वापस से पढ़ता हूँ। when there is a high convection and the air ascends then pressure क्या होगा, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। जब हाई प्रेशर होता है और एयर असेंड कर रही है तो उसमें किस तरह की प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती है, बताइए क्या होगा। ABCD बताइए क्या होगा। ABCD वेरी इजी। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ए, डिक्रीज्ड। जब कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन की वजह से एयर लाइट हो जाती है, और एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, तो नीचे वो एक लो प्रेशर छोड़ देती है, यानी कि एयर प्रेशर कम होता है, इसी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, जैसे ही कन्वेक्शन होता है, बेसिकली कन्वेक्शन हो रहा है, तो पहले एयर कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करने के बाद एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जहां जब एयर जा रही है, वर्टिकल राइजिंग जो हो रही है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव करंट। ठीक है, और जब कन्वेक्टिव करंट चलती है तो वो नीचे छोड़ देती है एक लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, ये एयर ऊपर जाकर राइज करती है, एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करने के बाद जहां सिंक कर रही है, जहां एयर डिसेंड करती है, वहां पर बनता है एक हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉट डेजर्ट लाइक सहारा, अरेबिया एक्सेट्रा रिसीव वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड दिस इज बिकॉज, आपको बताना इनमें से क्या आंसर होगा। ABCD क्या है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो भी सहारा डेजर्ट हैं वहां पर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, क्यों है, बताना है आपको। ऑलराइट, समय होता है समाप्त,
और इसका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। दे आर लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इसका सही आंसर है। जहां पर भी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है वहां पर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर एयर डिसेंड करती है। जहां एयर डिसेंड करती है वहां पर एंटीसाइक्लोनिक सिचुएशंस होती है, और नॉर्मली वहां पर जहां एयर डिसेंड कर रही है वहां पर एयर ऑलरेडी वार्म होती है। तो जहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहां पर एयर डिसेंड करती है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जो भी एयर राइज कर रही थी वो जाके एक्सपेंड करती है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर डिसेंड करती है। और इसी वजह से सारे जितने भी डेजर्ट्स हैं हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, इसी लैटिट्यूड पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ से देखो ये इक्वेटोरियल लो है, यहाँ से एयर हमारी असेंड कर रही है। ये एरोस आप देख सकते हैं, यहाँ पे एयर असेंड कर रही है। असेंड करने के बाद एयर एक्सपेंड हो रही है और यहाँ जाके डिसेंड कर रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। और यहीं आप देखेंगे जो इंडिया के वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट्स हैं वो यहाँ इसी लैटिट्यूड पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर एक एंटीसाइक्लोनिक सिचुएशन है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है और यहाँ पर नॉर्मली विंड्स का इन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट ए दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। यहाँ पर स्पेयर्स के नाम है जितने भी हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर है, और यहाँ पर उनके कुछ हमें क्वालिटीज दे रखी हैं। आपको बताना है क्या होगा। 20 सेकंड का टाइम है, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। कोड्स दे रखे हैं ABCD, क्या इसका सही आंसर होगा आपको बताना है। ऑलराइट, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। ऑलराइट, समय समाप्त होता है दोस्तों, और इसका सही आंसर है डी इज द राइट आंसर। आप देखेंगे टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, वो ऑपरेट करती है ट्रोपोस्फेयर में। रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, ये हमारा करता है आइनोस्फेयर। तो B4 हो गया, A1 हो गया, B4 हो गया। ठीक है, कंटेन्स ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि C2 हो गया हमारा। और फॉल इन द टेम्परेचर स्टॉप्स यानी कि जहां पर नॉर्मल लैप्स रेट ऑपरेट नहीं करती है, तो वो हो गया हमारा ट्रोपोपॉस यानी कि D3। तो A1, B4, C2 एंड D3, डी इज द राइट आंसर। इस तरह के ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट होगा और कंसेप्ट में मैच द फॉलोइंग आपको निकाल के दे देगा। और मैच द फॉलोइंग ये लोग इसलिए देते हैं क्योंकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो होता है मैच द फॉलोइंग वाला, ये एक तो कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ये कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको यूजीसी नेट के ज्योग्राफी पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको बिल्कुल अटेंटिव होकर ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सारा सॉल्व नहीं करना है आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें पकड़नी है। अगर आपको पूरे मैच द फॉलोइंग में से कुछ 2 ऑप्शन भी आते हैं तो पहले आप वो तलाशेंगे कोड्स के अंदर। अगर आपको 2 ऑप्शन फिट लग रहे हैं और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको फिट ही नहीं बैठ रहे, तो बाकी आप एलिमिनेट कर दीजिए। आप सारा दिमाग आप लगाइए उन चीज़ों में जहां पर वो आपके 2 ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। तो ये इसकी सही ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर का मैंने वापस से लगा रखा है, ये हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं और ये जो रेड लाइन है ये बता रही है फॉल इन टेम्परेचर। तो ट्रोपोस्फेयर पे बेसिकली क्या हो रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट ऑपरेट करती है 6.5 डिग्री का सेल्सियस का गिरावट देखने को मिलती है पर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पर आके टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्ट्रेटोस्फेयर पे क्योंकि यहाँ पे ओजोन है, यहाँ पर आके फिर कॉन्स्टेंट होता है और मेसोस्फेयर पे टेम्परेचर हमारा वापस से कम होना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है और थर्मोस्फेयर में आते आते हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही चला जाता है, रैपिडली इंक्रीज होता है और यहाँ पर आकर वो 2000-3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एनॉमली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है कहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द एल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, आपको बताना है इनमें से क्या स्ट्रेटोस्फेयर की एल्टीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है, इनमें से क्या बता रहा है आपको बताना है। स्ट्रेटोस्फेयर किस एल्टीट्यूड पे मौजूद है आपको इनमें से बताना है, ABCD क्या इसका आंसर होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने सब डिस्कस कर रखा है। जितने भी नए लर्नर्स देख रहे हैं आप लोग सब वीडियोस देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर पे हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, कॉम्पोजिशन पे और स्ट्रक्चर पे हमने बना रखे हैं। ठीक है, समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों C, 18 से 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, शुरुआत के 20 किलोमीटर का ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक यानी कि रफली 20 से 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद हमारा मेसोस्फेयर है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर है, उसके बाद हमारा थर्मोस्फेयर है 690 किलोमीटर तक और यहाँ से फिर हमारा 1000 किलोमीटर तक हमारा एक्सोस्फेयर है। ठीक है, ये 10,000 किलोमीटर तक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो हमारा 50 किलोमीटर तक सीमित है, इसके बाद स्ट्रेटोपोज आता है और उसके बाद हमारा मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। तो पिक्चर मैंने लगाई है, आपको भूलना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेटोस्फेयर इज एक्सट्रीमली ड्राई विद नो क्लाउड्स। The tropopause, which acts as a ceiling to the weather generated in the troposphere, tends to be dash in elevation in summers, then in winters, and dash at equator than at poles. ठीक है, इसको आपको बताना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देख के पढ़िए। और टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है 4-5 ऑप्शन है इस बार, ABCD-E, इनमें से क्या होगा आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करना है, क्या होगा इसका सही आंसर। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा।
ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, हायर एंड हायर। स्ट्रेटोस्फीयर की लाइन जो है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखी है। ट्रोपोपॉज बेसिकली है, ट्रोपोपॉज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। द ट्रोपोपॉज विच एक्ट्स एज अ सीलिंग टू द वेदर जनरेटेड इन द ट्रोपोस्फीयर टेंड्स टू बी हायर इन एलिवेशन इन समर्स देन इन विंटर्स, क्योंकि समर्स के अंदर इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है, कन्वेक्टिव करंट ज़्यादा चलती है। ट्रोपोस्फीयर हमारा, ट्रोपोपॉज जो है वो हमारा, उसकी हाइट ज़्यादा देखने को मिलती है समर्स में। एंड हायर एट इक्वेटर देन एट पोल्स, मैंने आपको बताया इक्वेटर पे हमारा कन्वेक्टिव करंट काफ़ी ज़्यादा है, ट्रोपोस्फीयर की हाइट भी ज़्यादा है। ट्रोपोस्फीयर इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है और पोल्स पे वही ट्रोपोस्फीयर 8 किलोमीटर पे है, कारण इसका है कन्वेक्टिव करंट। तो दो फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपको बताना था क्या होगा, तो इसका सही आंसर है हायर एंड हायर। ए इज द राइट आंसर। ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ऑलराइट, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, एमसीक्यूज हमने देख लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, और इसको आपको जवाब देना है कमेंट के अंदर, लाइव चैट में कोई जवाब नहीं देगा। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पर सारे फॉल्ट्स दे रखे हैं और यहाँ पर उनके कुछ क्वालिटीज दे रखी है, यहाँ पर मैंने कोड्स भी लगा रखे हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, और सारे लोग करेंगे कॉमेंट के अंदर, बताना है आपको क्या इसका सही आंसर होगा।